एक मूवी से सीबीएफसी या गवर्नमेंट्स को ऐसा क्या खतरा है कि वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, सीबीएफसी के लॉयर्स धमकी तक दे रहे हैं, कट्स करवा रहे हैं, मूवी का नाम चेंज करवा रहे हैं, रियल लाइफ कैरेक्टर का नाम चेंज करवा रहे हैं, लेकिन मूवी रिलीज नहीं होने दे रही। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर फिल्म फेस्टिवल्स तक में ये मूवी रिलीज नहीं होने दी जा रही है। मल्टीपल सीबीएफसी कमिटीज ये मूवी देख चुकी है, मल्टीपल टाइम्स में मल्टीपल कट्स करने को कहा जा चुका है, मूवी का नाम चेंज करवाया जा चुका है, पंजाब का नाम मेंशन ना करने तक को कहा गया है। पंजाब 95 एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की कहानी है जिसके डायरेक्टर हनीत रेहान ने रियल स्टोरी को बहुत ऑनेस्टी से बनाया है। किस बात की कीमत चुका रहा है पंजाब? लेकिन उससे सीबीएफसी या गवर्नमेंट्स को ऐसा क्या खतरा है कि वो लगातार मीटिंग्स तक तो कर रहे हैं लेकिन मूवी रिलीज नहीं होने देना चाहते। नमस्ते, मैं हूं चंचल गिल और आज हम बात करेंगे कि पंजाब 95 के रिलीज पे रोक लगाने के पीछे किसका इन्फ्लुएंस है और क्यों। खेड़े पासे जाइए सजना। जसवंत सिंह की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये पंजाब का वो चैप्टर है जो या तो लोगों को पता ही नहीं है या लोग उसे भूल चुके हैं। 1980s से अर्ली 90s तक इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो या फिर 84 के दंगे, पंजाब वाज लिटरली बर्निंग। पंजाब में प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ था जिसकी वजह से पंजाब में कोई गवर्नमेंट नहीं थी और उसके सारे फैसले सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। पंजाब पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स और सोशल टेंशन की वजह से एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहता था, खालिस्तान। मिलिटेंसी इतने पीक पे थी कि डर, वायलेंस और किलिंग्स पंजाब की डेली लाइफ का पार्ट बन गया था। 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ तब तो पंजाब के हालात बद से बदतर हो गए। सिविलियंस के प्रोटेस्ट का जवाब स्टेट ने फोर्स, अग्रेसिव पुलिस एक्शंस और एनकाउंटर से दिया। स्टेट पुलिस का एम था को एलिमिनेट करना। अर्ली 90s तक मिलिटेंसी डिक्लाइन होने लगी और स्टेट जब अपनी विक्ट्री अनाउंस करने वाला था, दैट्स वेयर जसवंत सिंह स्टेप्ड इन। कानून नाल मखौल कीता गया है, एक कौम नाल मखौल कीता गया है। जसवंत सिंह ना कोई पॉलिटिशियन थे, ना कोई मिलिटेंट और ना कोई पावरफुल एंटिटी। वो एक ऑर्डिनरी बैंक एम्प्लॉय थे जिन्होंने कुछ डेंजरस क्वेश्चंस उठाए। इस गल ते अंकड़े इकट्ठे कीते कि किन्ने पुत, किन्ने भरा, किन्ने पति ते किन्ने बच्चे लापता ने। 1990 में जब पंजाब सालों के वायलेंस से उभर रहा था और लोग मूव ऑन करने लगे थे और स्टेट ने ऑलमोस्ट अनाउंस कर दिया था कि खतरा टल चुका है, तब जसवंत सिंह ने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू कर दिए और उन्हें जो मिला उस डिस्टर्बिंग रेवलेशन से पूरा पंजाब हिल गया। उन्होंने देखा कि अमृतसर के ऑफिशियल क्रिमेशन रिकॉर्ड्स में जिन बॉडीज की इंफॉर्मेशन थी उसमें हजारों लोगों की बॉडीज को अनआइडेंटिफाइड और अनक्लेम्ड के अंडर डिस्पोज किया गया था। ये सिर्फ कुछ स्टैटिक्स नहीं थे, ये वो लोग थे जो एकदम से डिसअपियर हो गए थे और उनके फैमिलीज को कभी कोई जवाब नहीं मिला। डॉट्स कनेक्ट किए और पता लगा कि ये लोग इलीगल किलिंग्स के विक्टिम्स थे। अब ये नंबर कोई 5-7 या 5-7 हजार नहीं था, इन किलिंग्स का नंबर था 25,000। कि सानू इन्ना की दस दियो कि इस समय च पुलिस ने तुहानू किन्नियां लाशां दित्तियां सी। अब उन्हें लगा कि जहां पंजाब ऑलरेडी जल रहा है और इंडिया कुछ नहीं कर रहा है तो वो अपनी फाइंडिंग्स लेके यूएस और कनाडा गए ताकि इस बात पे इंटरनेशनल अटेंशन क्रिएट कर पाए कि पंजाब में एक्चुअली हो क्या रहा है। 16 साल दा मेरा वीर झोने नूं पानी लाउंदा, बलदेव सिंह ने फड़ के गोलियां मार के मार दिता। इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने के बाद खालरा एकदम से पंजाब के लिए खतरा बन गए और 1995 में जसवंत सिंह को ब्रॉड डे लाइट में अबडक्ट कर लिया जाता है एंड ही नेवर केम बैक। सालों बाद पता चलता है कि जसवंत सिंह को कस्टडी में ही मार दिया गया था। पंजाब के लोग पुलिस और सिस्टम के डर में थे, लेकिन खालरा की वाइफ ने पिटीशन फाइल किया और केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। केस जब सीबीआई को दिया गया तो पता लगा कि खालरा को पंजाब पुलिस ने अबडक्ट किया, इलीगल कस्टडी में रखा गया और टॉर्चर करके मार दिया गया। फाइनली 2005 में कुछ पुलिस ऑफिसर्स को अबडक्शन और मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया, लेकिन लार्जर सिस्टम को अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया। तो अब सवाल ये है कि इस कहानी को स्क्रीन पे दिखाने में नुकसान किसका हो रहा है और सीबीएफसी क्यों इसे डिले कर रही है। खेड़े पासे जाइए सजना। 2022
2022 के दिसंबर में हनी त्रेहान और प्रोड्यूसर रोनी ने अपनी एक फिल्म घल्लूघारा सीबीएफसी को सबमिट की। फर्स्ट एग्जामिनिंग कमेटी ने मूवी को बीच में ही रोक दिया और कहा कि ये हिंदी नहीं पंजाबी फिल्म है। आधे घंटे में तो पिक्चर बंद कर दी इन लोगों ने। अब लॉ के अकॉर्डिंग सीबीएफसी सिर्फ इस बेसिस पे एक मूवी को बिना पूरी देखे रीअप्लाई करने को नहीं बोल सकती, लेकिन मेकर्स ने रीअप्लाई किया और नेक्स्ट कमेटी ने एक रिवाइज्ड कमेटी को मूवी रेफर की। रिवाइज्ड कमेटी के कुछ लोगों ने मूवी को अप्रिशिएट किया और फिर 21 कट्स की डिमांड की। फेयर इनफ। इन 21 कट्स और मूवी का नाम चेंज करने के बाद मेकर्स ने मूवी सबमिट की पंजाब 95। उसी के साथ मेकर्स ने मूवी टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी सबमिट कर दी थी। वहां मूवी एक्सेप्ट हो गई और सितंबर 2023 में रिलीज भी होने वाली थी, लेकिन रिवाइज्ड कमेटी ने फिर से 45 कट्स 45 कट्स की डिमांड की और बोला कि पंजाब 95 नाम भी चेंज करना पड़ेगा। आपने लिखा है कि इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम द ट्रू स्टोरी। इन आवर नॉलेज ऐसी कोई स्टोरी तो है नहीं। उन्होंने नाम तो नहीं बट वो 45 कट्स भी करके दिए और रिवाइज्ड कमेटी ने फिर से मूवी देखी। सीबीएफसी के खुद के रूल के अकॉर्डिंग एक फिल्म सेम रिवाइज्ड कमेटी बार बार नहीं देख सकती, लेकिन उसी सेम कमेटी ने पंजाब 95 7 बार देखी, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिया तो सिर्फ कट्स। मेकर्स ने हार थक के कोर्ट केस किया कि सीबीएफसी मूवी में फालतू के कट्स करवा रही है। ऑल्सो प्रोड्यूसर रोनी स्क्रूवाला को कॉल करके टोरंटो फिल्म फेस्टिवल से मूवी विड्रॉ करवा दी गई, लेकिन कोर्ट में केस चलता रहा। एक पॉइंट पे तो सीबीएफसी के लॉयर और जज तक ने ये बोल दिया था कि मूवी इतनी डिस्टर्बिंग है कि वो ये मूवी देखने के बाद सो नहीं पाए। सीबीएफसी अपना केस सिर्फ अजम्पशंस पे लड़ रही थी कि अगर ये मूवी आई तो ये होगा, पंजाब में ये होगा, पंजाब बैड लाइट में दिखेगा। उनके पास ऐसा कोई सॉलिड रीजन नहीं था मूवी को सर्टिफिकेट ना देने का। खालिस्तान मूवमेंट कैन हैपन एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैन हैपन अनलेस उन्हें ऊपर से कोई ऑर्डर दे रहा हो। और वही हुआ। सीबीएफसी मेड अ ब्लंडर जब उन्होंने कहा कि आईएनबी मिनिस्ट्री को भी मूवी से दिक्कत है, जिस पे जज का सवाल था कि किसने और क्यों दिखाई मिनिस्ट्री को मूवी। सीबीएफसी के लॉयर ने बोला कि वो पॉइंट विड्रॉ करना चाहते हैं, जिस पे जज का कहना था कि ये कोई ग्रोसरी शॉप नहीं है जहां आप बार्गेनिंग कर रहे हैं। एट दिस पॉइंट सीबीएसई फग्ड अप, क्योंकि इससे साबित हो गया कि गवर्नमेंट इस फिल्म के सर्टिफिकेशन में शामिल है जो अलाउड नहीं है। आईएनबी मिनिस्ट्री नीड टू टेक द कॉल कि which film should get released with how many cuts, then why we need CBFC? In the end, the judge said, this film talks about our past. There is no point in running away from the past. अब फैसला मेकर्स के फेवर में आने वाला था। एक दिन की हियरिंग बची थी, तभी रोनी के पास कॉल आया केस विड्रॉ करने के लिए। रोनी को दिल्ली बुलाया गया, लेकिन वो कब, किससे, कहां और क्यों मिले ये डायरेक्टर को भी नहीं पता। But he was definitely upset and disturbed. रोनी को आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने को कहा, जिस वजह से मामला वापस वही घूम फिर के सीबीएफसी में आके फंस जाता है। अब हुआ वही कि सीबीएफसी फिर से डिमांड्स करने लगी। 45 कट्स के बाद के सबमिशन में उन्होंने कहा कि आप ना एक काम करो, इन जुडिशियल किलिंग्स का नंबर ना 25,000 से कम कर दो। डायरेक्टर ने पूछा कि भाई क्या नंबर सही रहेगा तुम्हारे लिए, तो उन्होंने कहा 4-5 हजार तक ठीक रहेगा। तुम शॉपिंग कर रहे हो, ये कैसा बार्गेनिंग है? ये लोगों की बात हो रही है जिन्हें जस्टिस नहीं मिल पाया था। डायरेक्टर ने कहा कि मैं सच्चे नंबर ही दिखाऊंगा, तो सीबीएफसी का कहना था कि इतनी जोर से सच कौन बोलता है? अब ये सब सुन के सच में ऐसा लग रहा है कि सीबीएफसी का बेड़ा गर्क हो चुका है। There is no coming back from this. उस मीटिंग में 20 और कट्स करने को कहा गया। On the other hand, Ronnie was continuously making calls, fighting for the release of the movie. लेकिन हर बार उन्हें बस कट्स बता के भेज दिया जाता। पता नहीं सीबीएफसी उन्हें जानबूझ के परेशान कर रही थी या उन्हें मूवी में बहुत बड़ी ही कोई प्रॉब्लम दिख रही थी। हर मीटिंग के बाद सीबीएफसी की तरफ से लंबा लंबा साइलेंस आता था। मेकर्स को कॉल्स पे कॉल्स करके उनसे पूछना पड़ता था कि भाई चल क्या रहा है। उनका लॉयर आरएसयूपी के लॉयर को बोल रहा है, सो द नथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। लास्ट मीटिंग में एक नया सीईओ आया। उस मीटिंग तक कट्स का काउंट 120 पहुंच चुका था। 120 मिनट की टोटल मूवी है पंजाब 95। क्या करें फिर? कैरेक्टर्स का इंट्रो देके खत्म कर दें? ओ वो भी नहीं कर सकते क्योंकि कैरेक्टर से भी प्रॉब्लम है, तुम्हें नाम भी चेंज करवाना चाहते हो तुम। तो ट्रेलर की तरह ना रैंडम क्लिप्स को जोड़ के 10-15 मिनट की मूवी रिलीज हो पाएगी ऐसे? तो फिर जब नया सीईओ आया तो उसने कहा कि मैं मूवी देखूंगा, जिस पे डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट की कि आप बिना कट्स के ओरिजिनल वर्जन क्यों नहीं देखते। एंड ही सेड व्हाट इफ आई लाइक इट, देन गिव द डैम सर्टिफिकेट मैन।
What the fuck is wrong with you CBFC guys? तुम्हें ऑडियंस के लिए काम करना था, ये बात तुम लोग भूल चुके हो। पहले भी ऐसे ही एक सीईओ ने कहा था कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे बड़े होके ओरिजिनल फिल्म ही देखें। अगर तब तक तुम इसे बचा के रख पाए तो What does that mean? अब बात पंजाब 95 नाम चेंज करने की थी, तब तक भी मेकर सोच रहे थे, बट देन सीबीएफसी ने कहा कि पूरी मूवी से पंजाब नाम हटा दो और इसे एक फिक्शनल वर्ड की कहानी बना दो। Are you guys delusional? पंजाब पुलिस से भी पंजाब हटा दो और सिर्फ पुलिस बोलो। अच्छा, और जो उन्होंने टर्बन पहनी है उसका क्या करें? उन्होंने ये भी कहा कि जसवंत सिंह खालरा का नाम भी मूवी में मेंशन नहीं होना चाहिए। और तो और एक कोर्ट सीन में इंडियन फ्लैग दिख रहा है, वो तक हटाने को कह दिया सीबीएफसी ने। क्यों? कहाँ है पंजाब? कनाडा में? ये बहुत ही घटिया डिमांड्स हैं। गिव द डैम फिल्म सर्टिफिकेशन एंड लेट द ऑडियंस डिसाइड। उन्होंने मूवी से गुरबानी तक हटाने को बोल दिया, ये कह के कि ये सब काफी सेंसिटिव चीजें हैं। एक डबल मर्डर सीक्वेंस भी हटाने को उन्होंने कहा। अब इतनी सारी चीजें हटा के मूवी में कुछ नहीं बचता। तो उसके बाद फाइनली डायरेक्टर ने उनसे पूछ ही लिया कि मैं मूवी के नाम पे सिर्फ ट्रेलर रिलीज कर दूं। अब डायरेक्टर हनीत रेहान ने कहा कि अब वो इस मूवी में एक भी चेंज नहीं करेंगे और वो सारे चेंजेस जो उन्होंने किए हैं उन्हें भी वो वापस ओरिजिनल जैसा रखेंगे और उनकी मूवी वैसी ही रहेगी जैसा वो चाहेंगे। बट क्या सच में ये सब सीबीएफसी के डिसीजन से? खेड़े पासे जाइए सजना। मेकर्स ने कोर्ट केस विड्रॉल कर लिया है क्योंकि उसके चलते वो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में मूवी रिलीज नहीं कर सकते। फाइनली 7 फरवरी 2025 को फिल्म इंटरनेशनली रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर रॉनी को किसी का कॉल आया कि दिस विल बी सीन एज नॉट इन गुड टेस्ट और आप थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा कंट्रोल कीजिए आप मूवी रिलीज करने के लिए। रॉनी और हनी को मिनिस्ट्री में बुलाया गया और उन दोनों ने रिक्वेस्ट की कि इस मैटर को देखा जाए। तो उन्हें कहा गया कि दिल्ली इलेक्शन तक का वेट कीजिए। अब दिल्ली इलेक्शंस हो चुके हैं लेकिन कोई न्यूज नहीं आई है। हनी ने बहुत क्लियर वर्ड्स में बोला कि मूवी सिर्फ ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करती है, ना खालिस्तान, ना कांग्रेस, ना बीजेपी और ना किसी और के बारे में। अब सवाल ये है कि एक ऐसी फिल्म जिसके रिलीज होने से बीजेपी को फायदा ही फायदा होगा, उन्हें इस मूवी के रिलीज होने से सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि उस पूरे टाइमलाइन में पंजाब में और सेंटर में सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट ही थी। बट दैट डिसीजन इज नॉट टोटली अप टू गवर्नमेंट। इसमें स्टेट इंटेलिजेंस और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। कई मूवीज इससे पहले सिर्फ इसलिए कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि स्टेट इंटेलिजेंस ने उसे मना कर दिया था कि ये इंडिया के फेवर में काम नहीं करेगी और इससे दंगे हो सकते हैं। रीजन ये भी हो सकता है कि पंजाब में कभी भी बीजेपी नहीं आई है और वो इस मूवी को सिर्फ सही डेट देना चाहते हो ताकि कांग्रेस पे इसका असर पड़ सके। इट कुड बी अ टोटल पॉलिटिकल मूव क्योंकि दिलजीत को कॉल किया गया था कि पीएम उनसे मिलना चाहते हैं। वो मिलने भी गए थे और डायरेक्टर का कहना है कि वो उस मीटिंग से काफी खुश भी थे, लेकिन डायरेक्टर का कहना है कि ना तो दिलजीत ने पीएम से मूवी की बात की और ना पीएम इतने छोटे मैटर्स में पढ़ना चाहते हैं और ना वो पढ़ेंगे। तो हमने दिलजीत से कहा भी नहीं कि वो इस बारे में उनसे बात करें। लास्ट मीटिंग में ये कहने के बाद कि मैं चेंजेस नहीं करूंगा, सीबीएफसी ने रोनी को कहा कि डायरेक्टर हनीत रेहान वापस यहाँ नहीं आएंगे। फाइनल स्टैंड सीबीएफसी का ये है कि वो पंजाब पुलिस को बैड लाइट में नहीं दिखा सकते और डायरेक्टर और दिलजीत का स्टैंड ये है कि अगर 120 कट्स के साथ मूवी रिलीज हुई तो वो दोनों अपना नाम इस मूवी से एसोसिएट नहीं करेंगे, ना मूवी को प्रमोट करेंगे। मिनिस्ट्री की एक मीटिंग के दौरान ये सामने आया कि सीबीएफसी की हायर अथॉरिटीज को रोनी स्क्रूवाला से कोई प्रॉब्लम है क्योंकि वो तो नहीं चाहते कि ये मूवी रिलीज हो। डायरेक्टर हनी का कहना है कि अनुराग कश्यप ने कहा कि सीबीएफसी पे फियर ऑफ द इनविजिबल है, मोस्टली राइट विंग का, और वो प्रोग्रेसिव फिल्म्स को सामने नहीं आने दे रहे। अनुराग सर 2015 से अब तक लगभग 8 से 10 मूवीज को बैन किया गया है। हाउएवर 2005 में आपकी मूवी आने वाली थी ब्लैक फ्राइडे, आपको खुद को उसे रिलीज करने में 2 साल लगे थे। तब कौन था प्रोग्रेसिव मूवीज के खिलाफ? एंड ऑनेस्टली पंजाब 95 अभी तक बैन नहीं हुई है एंड आई होप कि वो रिलीज हो। आई जेन्युइनली थिंक कि वो फायदा उठाने के टाइम पे इसे रिलीज करवाना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल मूव है बट मेकर्स के लिए फेयर नहीं है। पॉइंट ये है कि मूवीज के लिए सर्टिफिकेशन में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट पहले भी नहीं होना चाहिए था और अब भी नहीं होना चाहिए। ऐसे तो लोगों की क्रिएटिविटी दबती चली जाएगी और लोगों के पैसे बर्बाद हो जाएंगे ऐसे डीप और इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स में जिन्हें कभी कोई देख भी नहीं पाएगा, और ये आर्ट के हित में बिल्कुल भी नहीं है। इट्स सपोज टू बी अ नया हिंदुस्तान, तो नए हिंदुस्तान में थोड़ा सीबीएफसी में भी चेंजेस हो जाते तो बढ़िया रहता।
I really do hope Punjab 95 gets released and we all get to watch the movie. आज के वीडियो के लिए इतना ही. लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना. मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में. तब तक के लिए पीस.